साथियों नमस्कार। आज आपको हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो समय आपका है 1000 BC से 600 BC। 1000 BC से 600 BC। उत्तर वैदिक काल का आधार की बात करें तो आधार क्या है इसका? तो इसका आधार है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ। ये 4 प्रमुख रूप से आधार माने गए हैं। सामवेद किस लिए प्रसिद्ध था? सामवेद प्राचीनतम वेद है और यह गायन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? गायन के लिए प्रसिद्ध था। यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित कार्य होते थे, कर्मकांड से संबंधित। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में, वशीकरण मंत्र के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। वशीकरण मंत्र के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों में लिखी गई बातें थी उन्हीं को सरल रूप में परिवर्तित करना या सरल ढंग से लिखा गया। वेदों में लिखी गई बातों को सरल ढंग से लिखना। उत्तर वैदिक कालीन समय 1000 BC से 600 BC। इसका आधार क्या है? आधार इसका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद गायन के लिए प्रसिद्ध था, यजुर्वेद कर्मकांड के लिए प्रसिद्ध था, अथर्ववेद जादू टोना के लिए प्रसिद्ध था और वशीकरण मंत्र के लिए प्रसिद्ध था और ब्राह्मण ग्रंथ ये वेदों में लिखी गई बातों को सरल ढंग से लिखा जाता था। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखते हैं। हमने आपसे बताया था कि ऋग्वेद की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऋग्वेद की सबसे बड़ी इकाई क्या है? हमने आपसे बताया था जन है। क्या है? जन। परंतु उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई, उत्तर वैदिक काल की बड़ी इकाई जनपद है। क्या है? जनपद। ये जनपद कैसे बना? ये जनपद बना जन प्लस जन मिलकर। कौन कौन से जन मिले होंगे? उस समय के जो जन थे वो पुरुजन थे, पुरुजन और भरत जन। ये दोनों जन आपस में मिले तो फिर जनपद का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? जनपद। कहा जाता है उस समय आपका जो एक कौशाम्बी हस्तिनापुर है, ये जनपद की ओर अग्रसर थे। कौशाम्बी हस्तिनापुर ये जनपद की ओर अग्रसर थे। जन थे परंतु जनपद की ओर क्या थे? अग्रसर थे। फिर अगर 600 BC यानी उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते यही जनपद और जनपद मिलकर 400 BC के आसपास महाजनपद हो जाता है। तो महाजनपद के बारे में आपको हम बताएंगे आगे। अभी आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे जन और जन मिलकर जनपद और जनपद मिलकर के महाजनपद मिलकर के
जनपद मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उस समय का जो राष्ट्र था कौन सा था? मगध। मगध एक राष्ट्र था। ठीक। 950 ईस्वी में 950 BC में महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है। महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है। उस समय जो अगर हम मैप में देखें तो वैदिक काल की सिचुएशन, यहाँ से पूर्व वैदिक काल स्टार्ट हुआ था और यहाँ से बढ़ते 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 उत्तर वैदिक काल की ओर पहुँचे थे। अब 950 में जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध किनके बीच था? कुरुजन के बीच। और उस कुरुजन किन्हें कहा जाता है? कौरवों को। कौरवों को क्या कहा जाता है? कुरुजन। अगर इस कुरुजन की राजधानी का पूछें, कुरु की राजधानी, तो आप लोग क्या बताएंगे? कुरुक्षेत्र। क्या बताएंगे? कुरुक्षेत्र। आइए थोड़ा देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि की ओर अग्रसर थी। कृषि की ओर। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन होता था और उत्तर वैदिक कालीन प्रसिद्ध किसके लिए हो गई थी? कृषि के लिए। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन से, उत्तर वैदिक काल में किसके लिए? कृषि के लिए। इतना समझ गए आप लोग? और ये जो कृषि होती थी, ये जो कृषि है, कृषि के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण की अगर बात करें कृषि होने का तो लोहा था। क्या था? लोहा। उस समय पश्चिमी यूपी, पूर्वी पंजाब, इन सब जगह से लोहा की प्राप्ति हुई थी। राजस्थान के खेतड़ी से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? लोहे के साक्ष्य। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख कारण अगर पूछा जाए, सबसे प्रमुख कारण क्या था? वो लोहा था। क्यों? क्योंकि लोहा, पश्चिमी यूपी में लोहा, पूर्वी पंजाब में लोहा, राजस्थान की खेतड़ी में लोहे के साक्ष्य मिले हैं। और लोहे के साक्ष्य मिलने के कारण, मतलब कुल मिला के लोहा मिलने के कारण जो हल मिला, हल लोहे के बनने लगे और इससे जो है कृषि में गति उत्पन्न हुई, मतलब तेजी से कृषि का विकास हुआ। तो जो खेती है, अगर खेती की बात करें तो कृषि, इसका साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से मिला है। किससे मिला है? शतपथ ब्राह्मण से साक्ष्य की बात करें। और हल की बात करें तो हल की बात करें तो इसी शतपथ ब्राह्मण से हल संबंधी अनुष्ठान मिले हैं। हल संबंधी अनुष्ठान इसी शतपथ ब्राह्मण से। मुख्य फसल की बात करें, उत्तर वैदिक काल के मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और चावल मुख्य फसल के रूप में थे। गेहूं और चावल मुख्य फसल थे। मुख्य खाद्य फसल चावल को माना जाता था। मुख्य खाद्य फसल चावल को माना जाता था। और गेहूं को भी मुख्य खाद्य फसल के रूप में जानते थे। मुख्य खाद्य फसल, ठीक है। तो गेहूं और चावल को मुख्य खाद्य फसल के रूप में जानते थे। चावल को व्रीहि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्रीहि। चावल को व्रीहि भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक कालीन खेती के साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से मिले हैं।
हल संबंधी अनुष्ठान भी शतपथ ब्राह्मण से मिले। मुख्य फसल क्या थी उत्तर वैदिक कालीन की? गेहूं था और चावल था। चावल को लोग व्रीहि के नाम से जानते थे। ये सब उत्तर वैदिक ग्रंथ में लिखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद अगर लोहे की बात करें तो लोहे को लोग अयस कहते थे। क्या कहते थे? अयस। अयस का मतलब होता है लोहा, और इसे कृष्ण अयस मान ली, कृष्ण अयस कहते थे। ये कर देंगे तो कृष्ण अयस मतलब काला लोहा, ये कहा जाता था उत्तर वैदिक कालीन में। लोहार और धातुकार को देखें, इनकी क्या कंडीशन थी उस समय। तो लोहार को देखें तो तांबा प्राप्त हुआ है। तांबा खेतड़ी से प्राप्त हुआ है, राजस्थान के खेतड़ी, राजस्थान से। और धातुकार की बात करें तो 4 प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। 4 प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं उत्तर वैदिक कालीन में। 4 प्रकार के मृदभांड पाए। लोहार की स्थिति अच्छी थी, यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि तांबा खेतड़ी राजस्थान से मिला है, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि लोहार की स्थिति अच्छी थी। और धातुकार की स्थिति भी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 प्रकार के उत्तर वैदिक काल में मृदभांड पाए गए हैं। कौन कौन से, आइए चेक करते हैं। तो पहला है काला एवं लाल मृदभांड। काला एवं लाल मृदभांड। दूसरा है आपका काला पालिशदार मृदभांड। काला पालिशदार मृदभांड। तीसरा अगर देखें तो चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। और चौथे की बात करें तो चौथा है लाल मृदभांड। और इसमें सर्वाधिक प्रचलित अगर देखें तो सर्वाधिक प्रचलित कौन मृदभांड था? लाल मृदभांड। ये सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड था। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं, और उसमें सर्वाधिक प्रचलित की बात करें तो लाल मृदभांड ये सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड था। चित्रित एवं धूसर मृदभांड जो था, इनको उच्च वर्ग वाले प्रयोग करते थे, जैसे राजा लोग इसको उच्च वर्ग, जैसे राजा लोग प्रयोग करते थे, उच्च वर्ग वाले प्रयोग करते थे। और ये काला पालिशदार और काला एवं लाल पालिशदार ये सामान्य लोग। और सर्वाधिक प्रचलित की बात करें तो सर्वाधिक प्रचलित लाल मृदभांड। चित्रित एवं धूसर मृदभांड ये उच्च वर्ग वाले लोग, जैसे राजा लोग, प्रसिद्ध लोग इसका प्रयोग करते थे। उच्च वर्ग वाले सोना चांदी का भी प्रयोग करते थे। सोना चांदी का भी प्रयोग करते थे। अगर उत्तर वैदिक काल की सभ्यता देखें तो ये ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ से नगर की ओर राज्य अग्रसर हो गए थे, नगर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नगर नहीं बने थे। इसलिए उत्तर वैदिक काल की सभ्यता भी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे देखें तो नगर शब्द का उल्लेख ही नहीं हुआ है। नगर शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है। अगर देखें तो पुरातत्वविद बहुत बार खोज किए, लेकिन नगर शब्द थे नहीं, बनने की ओर अग्रसर थे। जैसे हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ये दोनों नगर बनने की ओर अग्रसर थे। नगर बनने की ओर अग्रसर थे नहीं, अग्रसर थे नगर बनने की ओर।
ये पुरातत्वविद लोग खुदाई से साक्ष्य को प्राप्त किए हैं। एक तरह से अगर एक तरीके से हम बात करें तो इनको हम नगर न कहकर प्रोटो अर्बन साइट भी कह सकते हैं। कैसा? इनको हम नगर न कह के प्रोटो अर्बन साइट कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि नगर का उल्लेख ही नहीं हुआ है, नगर शब्द एक बार भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? पुरातत्वविद ने खोज किया तो उस खोज से उन्हें ये लगा कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी ये दोनों नगर बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन हम इन्हें नगर नहीं कह सकते, इनको हम नगर नहीं कह सकते। इन्हें हम अलग से एक नाम कह सकते हैं, प्रोटो अर्बन साइट, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की बात करें, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संगठन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में ये जो सभा एवं समिति थी, इनका अस्तित्व घट गया। सभा और समिति का जो महत्व था वो घट गया। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग सत्ता पे आ गए, उच्च वर्ग सत्ता में आ गए, ठीक है। सभा और समिति का महत्व घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि उच्च वर्ग किस में आ गए? सत्ता में आ गए, तो इन्हीं का प्रभुत्व हो गया, उच्च वर्गों का ही प्रभुत्व हो गया। और राजा जो है, उस राजा को ही सर्वोपरि माना जाने लगा, राजा को ही सर्वोपरि मान लिया गया। क्योंकि पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें तो वहाँ सभा और समिति का महत्व था। ये सभा और समिति मिलकर ही आम सभाएं करती थी, लेकिन इनका महत्व उत्तर वैदिक काल आते आते घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि उच्च वर्ग सत्ता में आ गए और राजा ही सर्वोपरि हो गया। राजा जो है वो कर को अपना अधिकार मानने लगा, कर को अपना अधिकार मानने लगा। पूर्व वैदिक काल की कंडीशन क्या थी? पूर्व वैदिक काल में जो कर था ये कर स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये कर को राजा अपना अधिकार समझने लगा, ठीक है। विदत भी गायब हो गया, विदत गायब हो गया, और जो सत्ता थी वो सत्ता प्रादेशिक होते गई, प्रादेशिक होती गई, सत्ता जनजाति से प्रादेशिक होती गई। क्योंकि राजा का क्षेत्र विस्तार होता जाएगा जैसे जैसे वो कर लेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ से कर, और राजा कर को अपना अधिकार मानने लगा, धीरे 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 वो अपना क्षेत्र विस्तार करेगा ना, क्षेत्र का क्या करेगा? विस्तार करेगा। इसलिए जो है जनजाति से प्रादेशिक की ओर चली गई सत्ता, ठीक। अब क्या होगा? अब ये होगा कि राजा धीरे 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 राजा ताकतवर बनता चला जाएगा। यही राजा धीरे धीरे ताकतवर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कर को उत्तर वैदिक काल में जो कर था वो शिक्षा से दिया, पूर्व वैदिक काल में जो कर था वो स्वेच्छा से दिया जाता था, बट उत्तर वैदिक काल में कर को राजा ने अपना अधिकार बना लिया। और जब राजा अपना अधिकार बनाएगा तो अपने क्षेत्र का क्या करेगा? विस्तार करेगा। और जब क्षेत्र का राजा विस्तार करेगा तो निश्चित रूप से राजा ताकतवर बनेगा। भाई आपका क्षेत्र इतना है तो आप कर भी इतना ही लेंगे, लेकिन अगर आप जब इतने कर से नहीं हो पा रहा है इतना कर, तो आप क्या करेंगे? धीरे 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 अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे, तब इतने जगह से आपको कर मिलेगा तो निश्चित रूप से आप ताकतवर बनेंगे। यही काम राजा का होता था। और यहाँ पे ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण जो है राजा का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ब्राह्मण राजा का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो राजा को ताकतवर बनाने के लिए ब्राह्मण यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया। यज्ञ के
अश्वमेध यज्ञ कराने लगा, राजसूय यज्ञ कराने लगा। ये सब उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक कालीन यजुर्वेद, और आपके ये सब यज्ञ के बारे में पता चलता है कि ब्राह्मण जो है राजा को ताकतवर बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ करता था। और राजा की, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि राजा की जो प्रशासनिक मशीनरी थी वो भी एक्टिव हो गई। प्रशासनिक मशीनरी जो थी राजा की, ये भी एक्टिव हो गई। इस प्रशासनिक मशीनरी को क्या कहा जाता था? संगहिता। प्रशासनिक मशीनरी को संग्रहिता कहा जाता था, संग्रहिता कहा जाने लगा। और इनका काम क्या था? इनका काम था कर को इकट्ठा करना। इनका काम क्या था? इनका काम कर को इकट्ठा करना था। और ये जो कर को इकट्ठा करते थे यही ले जाके राजा को देते थे। ग्रामीण स्तर पे सभाएं करते थे। ग्रामीण स्तर पे क्या करते थे? सभाएं करते थे। ग्रामीण स्तर पे सभाएं करते थे, फिर कर वसूली करते थे, और कर वसूली कर करके पूरा राजा के पास कर को ले जाते थे। राजा क्या करता था? राजा इनके माध्यम से जो है ग्राम स्तर की जो विवाद होता था उस विवाद के निपटारा कौन करती थी? संग्रहिता। कर कौन इकट्ठा करता था? संग्रहिता। विवाद का निपटारा कौन करता था? संग्रहिता। इस तरीके से देखें तो राजा धीरे धीरे क्या हुआ? ताकतवर बनता चला गया। सबसे पहले राजा ने क्या किया? कर को अपना अधिकार क्षेत्र बनाया, और कर को जब अधिकार क्षेत्र बनाया तो अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और जब क्षेत्र का विस्तार किया तो वो प्रशासनिक मशीनरी रखा। और जब वह प्रशासनिक मशीनरी रखा तो उस प्रशासनिक मशीनरी का एक नाम है संग्रहिता कहा जाता था उस समय। और संग्रहिता का काम क्या होता था? कर को इकट्ठा करता था। इसके लिए क्या करता था? सभाएं ग्राम स्तर पर करता था, और जो उस समय विवाद होता था उसका निपटारा करता था, और पूरे कर को इकट्ठा करके राजा के पास ले जाता था, जिससे राजा हमारा शक्तिशाली हो गया। ठीक, इतना समझ गए आप लोग? अब आइए देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज। हमने आपसे जब पूर्व वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो पूर्व वैदिक काल में पढ़ाया था कि 3 प्रकार के ही वर्ण पाए गए थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित समाज था। कितने प्रकार के वर्णों में? 4 प्रकार के वर्णों में। कौन कौन से? पहला ब्राह्मण, और ब्राह्मण का काम जो पूर्व वैदिक काल में था वही उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण क्या करेगा? यज्ञ करेगा। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, यही 2 काम इनके हो सकते हैं। या तो यज्ञ करेंगे या तो यज्ञ कराएंगे। उसके बाद क्षत्रिय, और क्षत्रिय का काम क्या होता था? क्षत्रिय तो भाई राजा होता था, तो राजा का काम क्या होता है? रक्षा करना। रक्षा करना। और ये रक्षा पूर्व वैदिक काल में पशुओं की करते थे, उत्तर वैदिक काल में कृषि भूमि की करते थे। किसकी करते थे? कृषि भूमि की रक्षा करते थे। कौन? राजा। अब वैश्य का काम क्या होता था? वैश्य का काम कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन। और शूद्र का क्या काम था? शूद्र का काम सेवा करना था। शूद्र का काम सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। हमने आपसे बताया था कि ये शूद्र जो है पूर्व वैदिक काल में पूर्ण रूप से नहीं थे, चूँकि 3 ही वर्ण पाए जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं देखा तो उस समय आना स्टार्ट हो गए थे। 3 घरेलू काम में लोग लगा देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूर्ण रूपेण शूद्र आ गए, और इन शूद्रों का काम क्या था? सेवा करना। और ये सेवा क्या करते थे? ये सेवा में कृषि कार्य में भूमिका निभाते थे, और घरेलू कार्य में भूमिका निभाते थे।
और शूद्रों का देखा जाए तो इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार नहीं होता था, शूद्रों का भी नहीं होता था और महिलाओं का भी नहीं होता था। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार नहीं होता था। इन दोनों के लिए शिक्षा, मंत्रोच्चार, उसके बाद जनेऊ धारण करना, ये खत्म हो गया था, एक तरीके से नहीं होता था। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार नहीं होता था। शिक्षा, मंत्रोच्चार और जनेऊ संस्कार ये सब खत्म था एक तरीके से, इनके लिए ये सब वर्जित था। तो अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा थोड़ा कम हुई, पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा घटी। ठीक, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। आइए थोड़ा गोत्र के बारे में जानें। उत्तर वैदिक कालीन गोत्र की कंडीशन क्या थी? तो यहाँ पे अगर देखें तो गोत्र के लिए गोष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? गोष्ठ शब्द का। और उत्तर वैदिक काल में ही जो विवाह होते थे वो गोत्रीय विवाह, क्या कंडीशन? गोत्र के अनुसार विवाह होते थे। गोत्र के अनुसार विवाह होते थे और इसमें दो गोत्री, या तो संगोत्री या फिर विगोत्री। और संगोत्री विवाह नहीं होता था। संगोत्री विवाह नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इन्हें भाई बहन माना जाता था। कुछ समय बाद विगोत्री विवाह होता था, क्योंकि ये अलग अलग रूप में हैं। और संगोत्री इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक ही गोत्र के होने के कारण इन्हें भाई बहन जैसा मान लिया जाता था। ठीक, जीवन के बारे में बात करें। अगर जीवन के बारे में बात करें तो 4 प्रकार के जीवन पाए गए। ठीक, कौन कौन से? यहाँ भी एक प्रकार से देखें तो आश्रम व्यवस्था जैसी कंडीशन थी। आश्रम व्यवस्था थी, तो आश्रम व्यवस्था थी, लेकिन उस समय संन्यास वाला ऑप्शन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था। तो जो आश्रम व्यवस्था थे कितने प्रकार के? उत्तर वैदिक काल में 3। कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ। यही 3 पाए जाते थे। ब्रह्मचर्य की अवधि क्या मानी गई? 0 से 25 ईयर्स। गृहस्थ की 25 से 50 साल और वानप्रस्थ की 50 से 75। और ये संन्यास मिला नहीं था। उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम व्यवस्था नहीं था, लेकिन अगर इसकी बात करें तो 75 से 100 वर्ष के बीच में होता है। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की बात करें, अगर उत्तर वैदिक कालीन धर्म की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म में जो पूर्व वैदिक काल में इंद्र का काम था वही उत्तर वैदिक काल में प्रजापति विष्णु का काम हुआ। इन्हें सृजन का देवता कहा गया। सृजन का देवता किसे कहा गया? प्रजापति विष्णु को। प्रजापति और विष्णु एक ही हैं। ठीक, अस्थायी जीवन जीने वाले ने इनको अपना आराध्य बनाया। जो अस्थायी जीवन जीते थे उन्होंने विष्णु को ही अपना आराध्य बना लिया। ठीक, एक मिले हैं पोषण देवता। ये किसके देवता थे? ये पशुओं के देवता माने गए। पशुओं के देवता कौन है? पोषण देवता किसके देवता हैं? पशुओं के। और इन्हीं को शूद्रों का देवता भी कहा जाता है। शूद्रों के भी देवता कौन थे? पोषण देवता है। क्योंकि उस समय जो शूद्र थे, शूद्र की गणना पशुओं से ही की जाती थी। एक मिले थे रुद्र देवता। इनको लोग अस्थायी जीवन के बारे में देखना शुरू किए। मतलब जो रुद्र देवता थे,
रुद्र देवता को लोग अस्थाई जीवन जीने वाले अपना आराध्य बना लिए। ये विष्णु को नहीं बनाए थे, सॉरी मिस्टेक हुआ, विष्णु को नहीं बनाए थे, ये स्थायी जीवन जीने वाले रुद्र देवता को अपना आराध्य बना लिया। अब ब्राह्मण उस समय क्या स्थिति थी, ब्राह्मण यज्ञ तो करते थे, यज्ञ तो ये करते थे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने आडंबर भी जोड़ दिया। आडंबर क्या जोड़े, आडंबर ये जोड़ते थे पशु बलि, जैसे पशु बलि ये आडंबर का हिस्सा था। और उत्तर वैदिक काल समाप्त होते होते राजा ने पशु बलि का विरोध किया, राजा ने पशु बलि का विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि आडंबर तो ब्राह्मण ने जोड़ दिया कि पशु बलि दी जाएगी, इससे देवता प्रसन्न होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे चूँकि उत्तर वैदिक कालीन जब समाज उत्तर वैदिक काल का समाप्त हुआ तो महाजनपद आया, और महाजनपद में दो धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वहाँ पे धीरे धीरे ब्राह्मणों की स्थिति नाजुक होती गई, ये सब टूटते चले गए। फिर क्या हुआ, ये जो पशु बलि थी, इन सब मिथ्याओं को ये लोग धीरे धीरे तोड़ते हुए विरोध करना शुरू कर दिए। ठीक, आगे हम आपको इस तरीके से, हमारा उत्तर वैदिक काल लगभग समाप्त हो गया है, आगे हम आपको महाजनपद के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे जितना हमने पढ़ाया है उसको पूरा रिवाइज करें और पूरा वीडियो देख लें। पूरा वीडियो आप देखेंगे, एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आएगा, और सब प्रश्न है। सबसे बड़ी बात ये, जितने हमने लिखाए हैं सबके सब ये प्रश्न है। आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको कुछ कोई ना कोई प्रश्न के रूप में मिल ही जाएगा। जैसे परीक्षा में आपको ये भी आया हुआ है, सृजन का देवता कौन है, तो सृजन का देवता प्रजापति विष्णु है। पोषण देवता पशु किसके थे, पशुओं के देवता, और शूद्रों के देवता भी इन्हीं को कहा गया, ये भी आया है। रुद्र जो देवता थे, इन्हें अस्थायी जीवन जीने वाले अपना आराध्य मानना स्टार्ट कर दिया। फिर ब्राह्मण क्या थे, उस समय ब्राह्मणों की कंडीशन ये बनी कि ये यज्ञ तो करवाते थे, उसमें धीरे धीरे आडंबर भी जोड़ दिया। आडंबर क्या जोड़ा कि इन्होंने पशु बलि करना स्टार्ट करवा दिया। फिर क्या हुआ, चूँकि उत्तर वैदिक कालीन भारत समाज जब समाप्त होने की कंडीशन में आया और महाजनपद की शुरुआत हुई, उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, और धीरे धीरे राजाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध किए तो ये पशु बलि आडंबर समाप्त हुआ और महाजनपद काल की शुरुआत हुई। तो महाजनपद के बारे में हम आपको